Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी को सरल बनाने वाले आपके सहयोगी मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम काफी गहराई से बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 3 पर। नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। जी हाँ, और देखिए हमारा लक्ष्य है कि इस अध्याय का कोई भी जरूरी पहलू छूटे ना। मतलब स्थल मंडलीय प्लेटें, पृथ्वी की गतियां, फिर वो बल जो इन गतियों को चलाते हैं और उनसे जो अलग अलग तरह की स्थलाकृतियां बनती हैं, उन सबको समझना है। हाँ, और ये पूरी चर्चा एनसीईआरटी किताब पर ही आधारित होगी, ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो तथ्य चाहिए वो भी मिले और मेंस के एक वैचारिक समझ भी बने। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो तथ्य हैं, जो शब्दावली है, मतलब क्या वाला हिस्सा, वो साफ हो। और मेरा ध्यान रहेगा कि ये सब होता क्यों है, इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है, इसका भू-आकृतिक महत्व क्या है, इस क्यों वाले पहलू पर। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये जो हमारी पृथ्वी की सतह है, ये लगातार बदल क्यों रही है? क्या शक्तियां काम कर रही हैं इसके पीछे? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है स्थल मंडलीय प्लेटों से। अच्छा। एनसीईआरटी हमें बताता है कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है ना, परपटी जिसे कहते हैं, वो एक पूरी परत नहीं है। वो कई सारी बड़ी और कुछ छोटी, कठोर मतलब सॉलिड और अनियमित आकार की प्लेटों में टूटी हुई है। अच्छा, जैसे पजल के टुकड़े। हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। इन्हीं को हम स्थलमंडलीय प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। और हमारे जो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, वो सब इन्हीं प्लेटों पर टिके हुए हैं। तो ये प्लेटें हिलती हैं? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये स्थिर नहीं है, ये बहुत ही धीमी गति से, आप सोचिए, साल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर हमेशा खिसकती रहती हैं। कुछ मिलीमीटर? पता भी नहीं चलता होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये लगातार होता रहता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर मेंटल वाले हिस्से में पिघला हुआ मैग्मा है, और वो मैग्मा एक वृत्तीय रूप में, मतलब गोल गोल घूमता रहता है। अच्छा, जैसे हम पानी उबालते हैं पतीले में, नीचे का गर्म पानी ऊपर, ऊपर का ठंडा पानी नीचे। बिल्कुल सही समझा आपने। वही प्रक्रिया, मैग्मा की यही गति इन प्लेटों को अपने ऊपर, समझ लीजिए कि तैराती है और धीरे धीरे खिसकाती है। यही है पृथ्वी की सतह पर होने वाले ज्यादातर बदलावों का असली कारण। तो इन्हीं प्लेटों के खिसकने से बल पैदा होते होंगे। जी हाँ, और इन बलों को हम दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है अंतर्जनित बल, मतलब एंडोजेनिक फोर्सेस, और दूसरे हैं बहिर्जनित बल, यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस। अंतर्जनित मतलब अंदर से लगने वाले। बिल्कुल, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो बल हैं जो पृथ्वी के अंदर पैदा होते हैं। अब ये बल भी दो तरह से काम करते हैं। कभी तो एकदम अचानक तेजी से, जैसे भूकंप आ गया या ज्वालामुखी फट गया। इनसे सतह पर काफी उथल-पुथल मच जाती है। कभी कभी भारी विनाश भी होता है। हाँ, ये तो आकस्मिक बल हुए, सडन फोर्सेस। इसमें भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड्स भी आता है। हाँ, वो भी इसी में आता है। और दूसरी तरह के अंतर्जनित बल वो हैं जो बहुत धीमी गति से काम करते हैं। एनसीईआरटी में इनका जिक्र पटल विरूपण बल या डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के तौर पर है। अच्छा, ये क्या करते हैं? इनसे धीरे धीरे पर्वत बनते हैं, महाद्वीप बनते हैं, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, लाखों सालों में होने वाले बदलाव। हालांकि कक्षा 7 की किताब में इस पर ज्यादा डिटेल नहीं है, पर यह जानना जरूरी है कि बदलाव सिर्फ तेज ही नहीं, धीमे भी होते हैं। समझ गई। और दूसरे थे बहिर्जनित बल। हाँ, एक्सोजेनिक फोर्सेस। अच्छा। ये पृथ्वी की सतह पर या उसके ठीक ऊपर, जैसे वायुमंडल में, पैदा होते हैं। अच्छा, बाहर वाले बल। सही। इनका काम क्या है? ये लगातार धरती की सतह को काटते छांटते रहते हैं और फिर उस कटे छटे मलबे को कहीं और ले जाकर जमा कर देते हैं। आप इन्हें प्रकृति के कारीगर समझ सकते हैं, जो लगातार भूदृश्य को, मतलब लैंडस्केप को, तोड़ते और बनाते रहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं? मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं हैं, अपर्दन, इरोजन, और निक्षेपण, डेपोजिशन। अपर्दन मतलब कटना या घिसना? बिल्कुल। पृथ्वी की सतह का पानी, हवा, बर्फ जैसे बाहरी एजेंटों से कटना, घिसना, टूटना, ये सब अपर्दन है। और निक्षेपण? निक्षेपण मतलब जो भी पदार्थ अपर्दन से कटा या घिसा है, उसे हवा या पानी या बर्फ द्वारा बहाकर ले जाना और कहीं और इकट्ठा कर देना, जमा कर देना। अच्छा, तो यही अपर्दन और निक्षेपण मिलकर धरती पर अलग अलग तरह की आकृतियां बनाते हैं। जी हाँ, जिन्हें हम स्थलाकृतियां या लैंडफॉर्म्स कहते हैं।
चलिए पहले पृथ्वी के अंदर से लगने वाले एक मुख्य बल ज्वालामुखी को थोड़ा और समझते हैं। ये अंतर्जनित बल का एक बहुत साफ उदाहरण है। ज्वालामुखी, हाँ, किताब में लिखा है कि ये पृथ्वी की सतह पर बना एक खुला छेद या दरार जैसा होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। सही। और इसकी बनावट देखें तो इसमें एक निकास नली होती है जिसे वेंट कहते हैं। इसी से लावा, राख, गैसें बाहर आती हैं। और ऊपर एक गड्ढा सा बन जाता है। हाँ, कीप जैसा गड्ढा, जिसे क्रेटर कहते हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ है वो मैग्मा कहलाता है। और जब वो बाहर आ जाता है, जब वो सतह पर बहकर निकलता है तब उसे लावा कहते हैं। ठीक है। और ये पूरी प्रक्रिया साफ तौर पर अंतर्जनित है। पृथ्वी के अंदर की जो जबरदस्त गर्मी और दबाव है वही पिघले हुए मैग्मा को मजबूर करता है कि वो कमजोर सतह को तोड़कर बाहर निकल जाए। अच्छा, अब दूसरा बड़ा अंतर्जनित बल है भूकंप, अर्थक्वेक। किताब कहती है कि जब स्थल मंडलीय प्लेटें खिसकती हैं तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जी बिल्कुल, ये कंपन तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलता है। इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप को समझने के लिए कुछ खास शब्द भी हैं, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र। ये क्या है? देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे जहां ये कंपन असल में शुरू होता है, जहां से ऊर्जा निकलती है, उस जगह को कहते हैं उद्गम केंद्र या फोकस। ये जमीन के नीचे होता है। हाँ, और फिर इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सीधे पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। अच्छा, तो सबसे ज्यादा असर यही महसूस होता होगा। बिल्कुल, अधिकेंद्र पर भूकंप का असर सबसे तेज होता है। जैसे जैसे हम अधिकेंद्र से दूर जाते जाते हैं, कंपन की तीव्रता कम होती जाती है। और ये जो कंपन होता है ये तरंगों के रूप में फैलता है। ये तरंगे भी अलग अलग तरह की होती है। हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह की भूकंपीय तरंगे होती हैं। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी, एस और एल। जी, पी तरंगे मतलब प्राइमरी वेव्स। ये अनुदैर्घ्य होती हैं और सबसे तेज चलती हैं। इनकी खास बात यह है कि ये ठोस, तरल, गैस तीनों तरह के माध्यमों से गुजर सकती हैं। अच्छा, और एस तरंगे? एस मतलब सेकेंडरी वेव्स। ये अनुप्रस्थ होती हैं, पी तरंगों से थोड़ी धीमी, और ये सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजर पाती हैं, तरल से नहीं। और एल तरंगे? एल मतलब लव वेव्स या धरातलीय तरंगे। ये पृथ्वी की सतह के साथ साथ चलती हैं। ये सबसे धीमी होती है, लेकिन आमतौर पर सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं एल तरंगों से होती है। ओहो, तो भूकंप को मापते कैसे हैं? इसके लिए एक मशीन होती है जिसे भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ कहते हैं। ये मशीन भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करती है। और उसकी तीव्रता, जैसे हम सुनते हैं 6 तीव्रता का भूकंप आया। हाँ, वो भूकंप का परिमाण होता है जिसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ये स्केल भूकंप से निकली ऊर्जा को मापता है। ये स्केल कैसे काम करता है? इसमें हर अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना ज्यादा कंपन और लगभग 32 गुना ज्यादा ऊर्जा दिखाता है। मतलब 2.0 रिक्टर का भूकंप तो शायद महसूस भी ना हो, 5.0 का भूकंप चीजें गिरा सकता है, 6.0 या उससे ज्यादा का काफी शक्तिशाली होता है, और 7.0 से ऊपर का भूकंप तो बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। हाँ, किताब में भुज वाले भूकंप का उदाहरण भी दिया है, जो गुजरात में 2001 में आया था। 6.9 तीव्रता थी उसकी। कितना नुकसान हुआ था। जी भयानक। इमारतें गिर गई, जमीन धंस गई, भूस्खलन हुए। अगर यही भूकंप समुद्र के नीचे आ जाए तो सुनामी का खतरा रहता है। भुज में स्कूल, इमारतें, संचार लाइनें, पानी की सप्लाई सब बुरी तरह प्रभावित हुआ था। आग भी लग गई थी। ये सब हमें आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट की याद दिलाता है। बिल्कुल। देखिए, हम भूकंप की भविष्यवाणी तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम तैयार रहें तो इसके असर को कम जरूर कर सकते हैं। एनसीईआरटी में कुछ पारंपरिक मान्यताओं का भी जिक्र है, जैसे जानवरों का अजीब व्यवहार करना या सांपों का बिल से बाहर आना। हाँ, मैंने भी सुना है ऐसा। पर वैज्ञानिक रूप से जो बचाव के तरीके हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे भूकंप आने पर किसी मजबूत मेज के नीचे छिप जाना या दीवार के कोने में चले जाना, आग वाली जगहों, खिड़कियों, शीशों से दूर रहना। ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए, अब जरा पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों यानी बहिर्जनित बलों पर आते हैं। उनसे जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनकी बात करते हैं। शुरुआत नदियों से करें? हाँ, नदियां बहुत महत्वपूर्ण बहिर्जनित कारक हैं। देखिए, नदी जब बहती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में, तो वो अपने रास्ते की चट्टानों को काटती है, अपर्दन करती है। बिल्कुल। अब मान लीजिए नदी के रास्ते में ऊपर सख्त चट्टान है और उसके नीचे नरम चट्टान, तो पानी के गिरने से नरम चट्टान ज्यादा तेजी से कटेगी। अच्छा।
इससे वहां एक खड़ा ढाल बन जाएगा। जब नदी ऐसे किसी खड़े ढाल या सख्त चट्टान के किनारे से नीचे गिरती है तो बनता है जलप्रपात या वाटरफॉल। बहुत सुंदर नजारा होता है ये। हाँ जरूर। और जब नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आ जाती है तब? अब वो सीधे बहने की बजाय जरा बल खाती हुई घूमते हुए चलती है, सांप की तरह। नदी के इन्हीं बड़े बड़े मोड़ों को विसर्प या मियांडर्स कहते हैं। विसर्प, ठीक है। अब समय के साथ क्या होता है, ये मोड़ और भी गहरे होते जाते हैं। नदी लगातार बाहरी किनारे को काटती रहती है, अपर्दन, और अंदर वाले किनारे पर मलबा जमा करती है, निक्षेपण। अच्छा, मोड़ और बड़ा होता जाता है। हाँ। और कभी कभी मोड़ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नदी उस पूरे मोड़ को छोड़कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है। अब वो जो कटा हुआ पुराना मोड़ है वो एक अलग झील जैसा बन जाता है। अच्छा। इसी कटी हुई झील को चाप झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं, क्योंकि इसका आकार थोड़ा थोड़ा बैल के पैर के निशान जैसा दिखता है। दिलचस्प है। और बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन्स? हाँ, वो भी नदी से ही बनते हैं। कभी कभी, खासकर बारिश के मौसम में, नदी में पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपने किनारों को पार करके आसपास के इलाकों में फैल जाता है। इसी को बाढ़ कहते हैं। जी। जब बाढ़ का पानी उतरता है तो वो अपने साथ लाई हुई बहुत महीन मिट्टी और दूसरे पदार्थ, जिन्हें हम अवसाद या सेडिमेंट्स कहते हैं, उन्हें वहीं फैलाकर छोड़ देता है। इससे वहां एक समतल, चपटा और बहुत उपजाऊ मैदान बन जाता है। यही है बाढ़कृत मैदान या फ्लड प्लेन। और ये बहुत उपजाऊ होते हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि नदी पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती है। इसी दौरान नदी के किनारों पर भी लगातार मलबा जमा होने से किनारे थोड़े ऊंचे हो जाते हैं, जैसे प्राकृतिक बांध बन गए हों। इन्हें प्राकृतिक तटबंध या लीवीज कहते हैं। ये बाढ़ के पानी को कुछ हद तक रोकते भी हैं। दुनिया की बहुत सी पुरानी सभ्यताएं इन्हीं नदी घाटियों में बसी थीं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि पानी भी मिलता था और खेती के लिए उपजाऊ जमीन भी। अच्छा, और जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तब क्या होता है? डेल्टा? हाँ, जब नदी समुद्र के पास पहुंचती है तो उसकी गति बहुत ही धीमी हो जाती है। इतनी धीमी कि वो अपने साथ लाया हुआ सारा मलबा, मतलब रेत, मिट्टी, गाद, उसे और आगे नहीं ले जा पाती। तो वो वहीं जमा होने लगता है? वही मुहाने पर जमा करने लगती है। और यहां पहुंचकर नदी अक्सर कई छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है। इन धाराओं को वितलिकाएं या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। अच्छा। तो इन सभी वितरिकाओं और उनके बीच जमा हुए मलबे से एक त्रिभुज जैसी आकृति बनती है। इसी त्रिभुजाकार भूभाग को डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। वाह! तो ये तो हुआ नदी का काम। अब समुद्र की लहरों की बात करें, वो भी तो किनारों को बदलती रहती हैं। हाँ बिल्कुल, समुद्री तरंगों में भी अपर्दन और निक्षेपण दोनों की जबरदस्त ताकत होती है। कैसे? देखिए, समुद्री तरंगें लगातार किनारों की चट्टानों से टकराती हैं। इससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं। समय के साथ ये दरारें बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं और खोखली गुफा जैसी बन जाती हैं। इन्हें कहते हैं समुद्री गुफा या सी केव्स। अच्छा, लहरों के टकराने से? जी। अब अगर ये गुफाएं चट्टान के आर पार हो जाएं, मतलब दोनों तरफ से खुल जाएं, तो सिर्फ ऊपर की छत बचती है। एक मेहराब जैसा बन जाता है। इसे कहते हैं तटीय मेहराब या सी आर्चेस। अच्छा, आर्च जैसा। हाँ, फिर लगातार अपर्दन से, लहरों के थपेड़ों से ये छत भी टूट जाती है। अब क्या बचा? सिर्फ चट्टान की दीवारें खड़ी रह गईं। इन दीवार जैसी आकृतियों को कहते हैं स्टैक। स्टैक्स? अरे, मतलब चट्टान धीरे धीरे खत्म होती जाती है। ये उसका क्रमिक विकास है। इसी तरह समुद्र के किनारे जो चट्टानी तट लगभग सीधे खड़े होते हैं, ऊर्ध्वाधर ढाल वाले, उन्हें समुद्री भृगु या सी क्लिफ कहते हैं। ये भी लहरों के नीचे के हिस्से को काटने से बनते हैं। लेकिन लहरें सिर्फ काट छांट ही नहीं करती, जमा भी तो करती होंगी कुछ। हाँ बिल्कुल, लहरें अपने साथ जो रेत, बजरी वगैरह लाती हैं, उन्हें वो किनारों पर जमा करती जाती हैं। इसी जमाओं से बनते हैं रेतीले समुद्री तट या पुलिन, बीच, जहां लोग अक्सर घूमने जाते हैं। समझ गए। अब बर्फ की बात करते हैं। हिमनद यानी ग्लेशियर। हाँ, ऊंचे पहाड़ों पर या ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की विशाल नदियां होती हैं, जिन्हें हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। ये भी पृथ्वी की सतह को बदलने में बड़ा रोल निभाते हैं। ये कैसे अपर्दन करते हैं? ये तो बहुत धीरे चलते होंगे ना? चलते बहुत धीरे हैं, लेकिन इनका वजन बहुत ज्यादा होता है। तो ये अपने वजन और गति से नीचे की जमीन और चट्टानों को खुरचते और घिसते हुए चलते हैं, जैसे रेगमाल रगड़ रहा हो। अच्छा? ये अक्सर गहरी, चौड़ी, यू आकार की घाटियां बना देते हैं और जमीन में गहरे गड्ढे भी बना देते हैं, जिन्हें गर्त कहते हैं। जब बाद में बर्फ पिघलती है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है
और बहुत सुंदर झीलें बन जाती हैं। और निक्षेपण ये भी कुछ जमा करते हैं? हाँ, हिमनद अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लेकर चलता है। बड़े बड़े पत्थर, रेत, मिट्टी, सब कुछ। जब हिमनद पिघलता है या उसकी गति रुक जाती है तो ये सारा मलबा वहीं ढेर हो जाता है। इन निक्षेपों को कहते हैं हिमनद हिमोड़ या ग्लेशियल मोरेन्स। ये अक्सर टीलों या कतारों के रूप में दिखाई देते हैं। हिममोड़, ठीक है। अब आखिर में हवा का काम, पवन, ये कहाँ ज्यादा सक्रिय होती है? पवन का काम मुख्य रूप से रेगिस्तानों में देखने को मिलता है, जहां पेड़ पौधे कम होते हैं और मिट्टी ढीली होती है। यहाँ हवा भी अपर्दन और निक्षेपण दोनों करती है। रेगिस्तान में हवा से अपर्दन कैसे होता है? रेगिस्तान में आपको अक्सर छतरी जैसी दिखने वाली चट्टानें मिलेंगी। इन्हें कहते हैं छत्रक शैल या मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स ये कैसे बनती हैं? होता यह है कि हवा जब चलती है तो वो अपने साथ रेत के कणों को उड़ाती है। ये रेत के कण चट्टान से टकराते हैं, लेकिन हवा जमीन के पास ज्यादा रेत उड़ाती है, ऊंचाई पर कम। इसलिए चट्टान का निचला हिस्सा ज्यादा घिसता है ऊपरी हिस्से की तुलना में। अच्छा, तो नीचे से पतली और ऊपर से चौड़ी हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए वो छतरी या मशरूम जैसी दिखती है। ये विभेदी अपर्दन, डिफरेंशियल इरोजन का एक अच्छा उदाहरण है, जहां नरम हिस्सा ज्यादा कट जाता है। और हवा निक्षेपण क्या करती है? जब हवा चलती है तो वो रेत को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है। जब हवा की रफ्तार कम होती है या कोई रुकावट आती है तो वो रेत वहीं गिरकर जमा हो जाती है। इससे रेत की छोटी छोटी पहाड़ियां बन जाती हैं। इन्हें कहते हैं बालू टिब्बा या सैंड ड्यून्स। हाँ, रेगिस्तान में दिखते हैं ये। जी, और ये टिब्बे स्थिर नहीं होते। हवा के साथ साथ ये अपनी जगह बदलते रहते हैं, खिसकते रहते हैं। और एक और चीज है, लोएस। हाँ, लोएस। कभी कभी हवा बहुत ही महीन, मतलब बहुत बारीक और हल्के रेत कणों को उड़ाकर रेगिस्तान से बहुत दूर तक ले जाती है। जब ये महीन कण एक बहुत बड़े इलाके में परत दर परत जमा हो जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं। चीन में लोएस के बहुत बड़े और मोटे जमाव पाए जाते हैं। ये मिट्टी काफी उपजाऊ भी होती है। अच्छा, तो ये थे हमारी पृथ्वी को बदलने वाले मुख्य बाहरी कारक: नदी, समुद्री तरंगे, हिमनद और पवन। जी हाँ, और इनसे बनने वाली मुख्य स्थलाकृतियां। तो हमने अध्याय के लगभग सभी मुख्य बिंदुओं पर बात कर ली है। अब ऐसा करते हैं, अपनी समझ को और पक्का करने के लिए किताब के आखिर में जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे सारी बातें एक बार फिर से दोहराई जाएंगी और जो मुख्य परिभाषाएं हैं वो भी स्पष्ट हो जाएंगी। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी के अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। तो पहला प्रश्न है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? इसका जवाब हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है उसमें होने वाली वृत्तीय गति के कारण। वही गति इन प्लेटों को अपने ऊपर खिसकाती है। ठीक है। बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? बहुत आसान। अंतर्जनित बल वो जो पृथ्वी के अंदर से लगते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। और बहिर्जनित बल वो जो पृथ्वी की सतह पर काम करते हैं, जैसे नदी, हवा, बर्फ का काटना और जमा करना। अपर्दन क्या है? अपर्दन मतलब पृथ्वी की सतह का कटना, घिसना या हटना। किसके द्वारा? बाहरी कारकों द्वारा, जैसे पानी, हवा, बर्फ। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी किनारों से बाहर बह जाता है, और जब पानी उतरता है तो वो अपने साथ लाई महीन मिट्टी और अवसाद वहीं जमा कर देता है। इसी से समतल और उपजाऊ बाढ़कृत मैदान बनते हैं। बालू टिब्बा क्या है? ये रेगिस्तान में हवा द्वारा रेत को उड़ाकर एक जगह जमा करने से बनी रेत की पहाड़ी या टीला है। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? समुद्री लहरें जब किनारों पर अपने साथ लाए अवसाद जैसे रेत, बजरी जमा करती हैं तो उससे समुद्री पुलिन यानी बीच बनता है। और चाप झील क्या है? जब नदी का विसर्प यानी मोड़ कटकर नदी की मुख्य धारा से अलग हो जाता है तो वो एक झील बन जाता है। उसी कटी हुई झील को चाप झील कहते हैं। बहुत अच्छे। अब प्रश्न 2 में सही उत्तर चुनना है। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? विकल्प है शैल, किनारा, समुद्री गुफा। समुद्री गुफा तो तरंगों के अपर्दन से बनती है। स्टैक या भृगु भी शैल यानी चट्टान से जुड़े हैं। किनारा एक बहुत सामान्य शब्द है। पुलिन तरंगों की निक्षेपण विशेषता है, तो शायद यहाँ किनारा सबसे अलग है, जो सीधे तरंग की विशेषता नहीं कही जा सकती, बल्कि एक भौगोलिक क्षेत्र है। हाँ, ये सही लगता है।
हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। विकल्प है बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड़। ये साफ है, हिमनद के निक्षेपण से हिमोड़ बनते हैं, बाढ़कृत मैदान नदी से और पुलिन समुद्री तरंगों से। ग पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? विकल्प ज्वालामुखी, वलन, बाढ़कृत मैदान। आकस्मिक गति मतलब सडन फोर्स, तो इसका उत्तर ज्वालामुखी होगा। भूकंप भी इसी में आता। वलन धीमी गति है और बाढ़कृत मैदान बहिर्जनित प्रक्रिया। घ छत्रक शैलें पाई जाती हैं। विकल्प रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। ये तो हमने भी बात की थी, रेगिस्तान में हवा के अपर्दन से बनती हैं। और च चाप झील यहाँ पाई जाती है। विकल्प हिमनद, नदी घाटी, रेगिस्तान में। चाप झीलें विसर्पों से बनती हैं और विसर्प नदी घाटी में पाए जाते हैं, खासकर मैदानी इलाकों में। बिल्कुल। अब प्रश्न 3 है जोड़ी मिलाने का। मैं एक तरफ के नाम बोलती हूँ। हाँ। क हिमनद, ख विसर्प, ग पुलिन, घ बालू टिब्बा, च जलप्रपात, छ भूकंप। ठीक है। और दूसरी तरफ के विकल्प है आय समुद्री तट, आय छत्रक शैल। ये विकल्प शायद यहाँ गलत दिया है, प्रश्न 2 में था। थर्ड बर्फ की नदी, फोर्थ नदियाँ, 5 पृथ्वी का कंपन, 6 समुद्री भृगु, 7 कठोर संस्तर शैल, 8 रेगिस्तान। ठीक है, मिलाते हैं। क हिमनद, ये है तीसरा बर्फ की नदी। हाँ। ख विसर्प, ये जुड़ेंगे 4th नदियों से, क्योंकि ये नदियों के मोड़ हैं। सही। ग पुलिन, ये है आय समुद्री तट, जी, जो लहरों के जमाव से बनता है। ठीक। घर बालू टिब्बा, ये मिलेगा 8th रेगिस्तान से, हवा का काम। च जलप्रपात, ये जुड़ेगा 7th कठोर संस्तर शैल से, क्योंकि ये तब बनता है जब नदी कठोर चट्टान से नीचे गिरती है। बिल्कुल। और 6 भूकंप, ये है 5th पृथ्वी का कंपन। बहुत बढ़िया। अब आखिरी प्रश्न है कारण बताने वाला। क कुछ शैल छत्र के आकार में होते हैं, क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पवन चट्टान के निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से की तुलना में ज्यादा तेजी से काटती या घिसती है। इससे आधार पतला और ऊपर का भाग चौड़ा रह जाता है, छतरी जैसा। ख बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, क्यों? क्योंकि बाढ़ के समय नदी अपने साथ लाई हुई महीन मिट्टी और दूसरे पोषक पदार्थ अवसाद इन मैदानों में फैला देती है, जो खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ग समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्यों? ये एक पूरी प्रक्रिया है। पहले लहरें चट्टान में गुफा बनाती हैं, समुद्री गुफा। फिर ये गुफा आर पार हो जाती है तो मेहराब, तटीय मेहराब बनता है। फिर जब मेहराब की छत भी गिर जाती है तो सिर्फ दीवारें खड़ी रह जाती हैं, जो स्टैक कहलाती हैं। तो ये क्रमिक अपर्दन का नतीजा है। और घ भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, क्यों? क्योंकि भूकंप से पृथ्वी की सतह में तेज कंपन होता है। ये कंपन इमारतों की नींव को हिला देता है। अगर इमारतें मजबूत या भूकंप रोधी डिजाइन की नहीं बनी हैं, तो वो इस कंपन को सह नहीं पाती और ढह जाती हैं। बहुत अच्छे। इन सवालों से पूरा अध्याय एक बार फिर ताजा हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो अब अंत में कुछ मुख्य बातें नोट कर लेते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती हैं। पहले प्रीलिम्स के लिए कुछ जरूरी शब्द। हाँ, एक क्विक लिस्ट बना लेते हैं मुख्य शब्दावली की। स्थल मंडलीय प्लेट, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, अपर्दन, निक्षेपण, उद्गम केंद्र, फोकस, अधिकेंद्र, एपिसेंटर, PSL तरंगे, भूकंप लेखी, साइस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, नदी की स्थलाकृतियां, जलप्रपात, विसर्प, चाप झील, बाढ़कृत मैदान, तटबंध, डेल्टा, समुद्री तरंग की स्थलाकृतियां, समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, समुद्री भृगु, पुलिन, हिमनद की स्थलाकृतियां, हिमनद, हिमोड़, पवन की स्थलाकृतियां, छत्रक शैल, बालू टिब्बा, लोयस। ये लिस्ट काफी उपयोगी रहेगी। और मेंस परीक्षा के नजरिए से इस अध्याय से क्या खास बातें निकलती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि पृथ्वी की ये जो गतियां हैं, अंदरूनी और बाहरी और इनसे जुड़े बल, यही भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी की बिल्कुल बुनियाद हैं। ये हमें समझाते हैं कि हमारा ग्रह कितना गतिशील है, कितना बदलता रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपदा प्रबंधन से जुड़ाव। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं।
इनके कारण, प्रभाव, जोखिम वाले इलाके, बचाव के तरीके, ये सब समझना यूपीएससी के डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हिस्से के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। तीसरी बात, ये जो अलग-अलग कारक हैं, नदी, हवा, बर्फ, लहरें और ये जो तरह-तरह की स्थलाकृतियां बना रहे हैं, ये हमें भू आकृतियों के विकास को समझने में मदद करता है। इसे जियोमॉर्फिक एवोल्यूशन कहते हैं। और ये स्थलाकृतियां सीधे-सीधे इंसानी जिंदगी को प्रभावित करती हैं कि खेती कहाँ होगी, लोग कहाँ बसेंगे, पर्यटन कहाँ बढ़ेगा। हाँ, बाढ़ के मैदानों में खेती, तटों पर पर्यटन। बिल्कुल। और चौथी और आखिरी बात, ये अध्याय हमें प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन के महत्व की याद दिलाता है। हम जो भी विकास करें, हमें इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना होगा ताकि हम एक टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य बना सकें। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने एनसीईआरटी के इस अध्याय के जरिए ये समझा कि हमारी पृथ्वी कितनी बदलती रहती है और इसके पीछे कौन-कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। जी। और अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार। अब जिस भी इलाके में रहते हैं, जरा सोचिए वहां इनमें से कौन सी भू आकृतिक प्रक्रिया ज्यादा सक्रिय है। क्या आपके यहाँ नदी ज्यादा काट-छाट करती है, या हवा का असर ज्यादा है, या शायद आप तटीय इलाके में हैं। हाँ, और ये भी सोचिए कि भविष्य में खासकर जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये प्रक्रियाएं कैसे बदल सकती हैं और इसका आपके जीवन पर, आपके पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकता है, ये सोचना जरूरी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और सीखते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.